तो नमस्कार साथियों, कल हम सब लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम तक डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला में हम सब आगे बढ़ते हैं और आज हम सब पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम हम सब पढ़ते हैं। देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश शासन द्वारा लाया गया सबसे लंबा प्रलेख है। ये बहुत जटिल दस्तावेज है। 300 से अधिक अनुच्छेद हैं। हालांकि ये प्रस्तावना विहीन था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। तो ये ब्रिटेन के द्वारा लाया गया एक बहुत ही बड़ा जटिल दस्तावेज था, जिसका उद्देश्य भारतीय साम्राज्य को कहीं ना कहीं बनाए रखना था। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव भी इसी प्रलेख का या इसी अधिनियम का पड़ा है। तो इस वीडियो में हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि 35 का अधिनियम और उसके आगे की जो बातें हैं उनका क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी और उनके क्या प्रावधान थे। देखिए, 35 का अधिनियम पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना होगा। 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार जब पारित हुआ तो उसके बाद ये कहा गया था कि 1919 के अधिनियम के जो सुधार हैं उनकी प्रगति को देखने के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। किंतु उस आयोग का गठन 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में साइमन कमीशन के तौर पे कर दिया गया। साइमन कमीशन नाम उसका अध्यक्ष के नाम पर पड़ा था, यानी कि साइमन उस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय कमीशन था जिसका गठन 1927 में किया गया था। यानी साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में। और 1928 में वो भारत आया था। भारत जब साइमन कमीशन आया तो उसका पूरे भारत में व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया और उसके विरोध का मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस और अन्य दलों ने, जैसे उस समय तक कांग्रेस और अन्य दलों में काफी असहमति होती थी, लेकिन साइमन कमीशन के मामले में सारे दल एकमत थे या उसके विरोध को लेकर के सारे दल एकमत थे। तो साइमन कमीशन में विरोध का मुख्य पॉइंट ये था कि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो उसको श्वेत कमीशन कहा गया। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ, पूरे भारत में उसका विरोध किया गया। और उसके बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो एक ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इस अधिनियम को पारित करने का आधार क्या था, तो आप बता देंगे साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन इस अधिनियम के पीछे था, काम कर रहा था, इसकी रिपोर्ट इस अधिनियम के पीछे काम कर रही थी। इसी समय कुछ और चेंज है, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए या इस अधिनियम को पढ़ाने के लिए उनकी जरूरत हमें पड़ेगी। साइमन कमीशन में जब साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध हुआ, तो बर्किनहेड नामक एक सदस्य ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि भारतीयों में आपस में या भारतीय दलों में आपस में सामंजस्य का अभाव है और उनमें इतनी योग्यता और आपस में समझ नहीं है या आपसी सामंजस्य नहीं है कि अपने लिए वो एक बेहतर संविधान या बेहतर कानून बना सके। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के सभी दल इकट्ठा हुए थे और एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। एक कमेटी बनाई गई जिसमें कुल 10 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, यानी कुल 11 अध्यक्ष प्लस 10, यानी एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और उसमें 10 अन्य सदस्य थे। इसी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई तो उसमें डोमेनियन स्टेट या औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई थी। इस बात को लेकर के युवा कांग्रेसी काफी नाराज हुए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि। जवाहरलाल नेहरू का अपने पिताजी से मतभेद भी हो गया था। नेहरू रिपोर्ट से जिन्ना असहमत थे, यानी जिन्ना इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपनी अलग से मांगे रखी थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट आई। उसके बाद फिर 1935 का अधिनियम आया। डोमिनियन स्टेट बताने का मेरा मतलब ये है कि 28 में जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो उसमें औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित कर दिया गया। उसके बाद जब ये अधिनियम आया तो अगर आप देखेंगे इस अधिनियम की आलोचना हुई थी। जैसे
जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्तां का घोषणा पत्र कहा था। यानी कि 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्तां का घोषणा पत्र कहा था या चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। इसके अलावा कहा था कि ये बिना ब्रेक के अनेक इंजनों वाली रेलगाड़ी है, इस तरह के शब्दों से इसको नवाजा था। सला गला भी कहा था। यानी कि ये अधिनियम उनको स्वीकार नहीं था, कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो पहले ही पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित कर चुके थे। फिर भी इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मानते हुए कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था। तो ये सारा इतिहास बताने का अर्थ यही है कि आप इस अधिनियम को अच्छे से समझें कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका आधार क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट। और ये आया, इस अधिनियम में मैंने बताया कि लंबा चौड़ा अधिनियम था, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का आखिरी प्रयास किया गया था। बाद में जब भारतीय संविधान बना तो इस अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को शब्दशः कुछ को कुछ चेंज करके, कुछ प्रावधानों को कुछ चेंज करके अपना लिया गया। जैसे बहुत सारे लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है या 1935 के अधिनियम की नकल है। तो वो बात वैसे तो नकल या इस तरह के शब्द आलोचना में कहे जाते हैं, लेकिन हाँ ये सत्य है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। तो ये अधिनियम के पीछे का बैकग्राउंड है कि अधिनियम क्यों आया था और किस लिए आया था। अब इसके कुछ प्रावधानों को हम सब देखते हैं कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। जैसे इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, यानी कि पहली बार भारत के लिए एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई। इस अखिल भारतीय संघ में 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे। देशी रियासतों को इस संघ में शामिल होना या ना होना, यानी इस संघ में शामिल होने या ना होने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया था। तो ये संघ बना, यानी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो आप बताएंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना या अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इसमें बनाए गए, किंतु देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था कि वो इसमें शामिल हों या ना हो। तो देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, इसीलिए ये संघ सफल नहीं हो पाया या पूरी तरीके से अखिल भारतीय संघ का स्वरूप हमारे सामने नहीं आया। इसीलिए अगर आप आगे पढ़ेंगे इतिहास या संविधान को, तो वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया था। तो इसका मुख्य कारण यही था देशी रियासतों के एकीकरण का कि ये देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई थी, ये स्वतंत्र थी। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सुविधाजनक रूप से शामिल होने का विकल्प दिया था। तो कुछ रियासतें उसमें भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, पाकिस्तान में भी नहीं होना चाहती थी, या कुछ ऐसी थी जो पाकिस्तान में होना चाहती थी लेकिन भारतीय क्षेत्र में आती थी, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इस अधिनियम का पहला प्रावधान आप ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र स्थापित किए गए। देशी रियासतें इस संघ में शामिल नहीं हुई थी। इसके अलावा इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। एक चीज और जोड़ देंगे, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत, यानी 2 पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं कि इस एक्ट के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन, देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि केंद्र और राज्य, यानी कि जैसे आज भारतीय संरचना में एक संघ है, दूसरे राज्य हैं, तो केंद्र यानी कि संघ और राज्य। तो केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और एक शब्द यहां पर है प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। इन तीनों चीजों को एक साथ आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे। जैसे 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, यह कल आपने पढ़ा था। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर या अंग्रेजों के पास होते थे, हस्तांतरित विषय पर भारतीय गवर्नर की सहायता से काम करते थे। यहां पर क्या किया गया, थोड़ा और उदारता दिखाते हुए प्रांतों में द्वैध शासन का अंत करके प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। स्वायत्त का मतलब कि प्रांतीय शासन को भारतीयों को ही सौंप दिया गया। जैसे
1935 के अधिनियम के तहत ये कहा गया कि प्रांत स्वायत्त होंगे और प्रांतों में चुनाव होंगे। तो स्वायत्तता का मतलब होता है कि प्रांतों को स्वायत्त किया गया, स्वतंत्र नहीं किया गया, स्वायत्त, यानी कि वो अंग्रेजों या अंग्रेजी व्यवस्था के तहत रह करके सीमित मामलों में काम कर सकते थे। हालांकि कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी, फिर भी उसने 1937 के चुनाव में भाग लिया था। और एक बिंदु और ध्यान रखेंगे, 1935 का जो अधिनियम था इसके ज्यादातर इसके प्रावधान 1937 में लागू हुए थे, तो 37 में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो ये तीन चीजें पहले आप समझिए, प्रांतों में द्वैध शासन का समापन कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। देखिए इसका कारण था, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, इसके पहले गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे, तो तमाम सारा प्रतिरोध भारतीयों का हो रहा था। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के इस बात को समझते थे कि हमें बहुत कठोरता अगर हम दिखाएंगे तो ज्यादा परिणाम बुरा हो सकता है, विद्रोह हो सकता है या अन्य चीजें हो सकती हैं, क्रांति आंदोलन आदि हो सकते हैं। तो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता या स्वराज्य न देकर के स्वायत्तता देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा प्रांत स्वायत्त होंगे, प्रांत में द्वैध शासन नहीं होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि केंद्र में द्वैध शासन होगा, यानी जैसे प्रांतों में कल मैंने बताया था कि दो विषय होंगे, कौन कौन से, आरक्षित और हस्तांतरित। तो उस तरह से कहा गया कि केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में भी दो विषय बनाए गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित पूरी तरीके से गवर्नर के होते थे और हस्तांतरित पर कहीं ना कहीं भारतीयों को भी काम करने का मौका मिला। तो तीन चीजें एक साथ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया और केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी समय एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, क्रम में जिस लिखा है उस क्रम को देखते हुए आप समझते चले और आप पॉइंट कर लेना। शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं, अभी भारतीय संविधान आगे हम पढ़ेंगे, तो तीन प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, संघ, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों। विशेष मामलों में संघ राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। तो यहां पर भी वही काम किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची की स्थापना की गई 35 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट विषय थे, देखिए अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं जो नए विषय उत्पन्न होते हैं या जो तीनों सूचियों में नहीं होते हैं, भविष्य में जो उत्पन्न होते हैं उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं। तो 35 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय वायसराय को दिए गए थे, यानी यहाँ पर भी एक प्रकार से केंद्र को ही दिए गए थे, लेकिन अवशिष्ट विषय का प्रयोग वायसराय करता था, वायसराय अधिकार उस पर होता था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि शक्तियों का विभाजन इस अधिनियम के तहत किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि जब अखिल भारतीय संघ बना तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और ये संघीय न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, पहले की तरह प्रिवी काउंसिल में अपील हो सकती थी, यानी इस न्यायालय के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई है। कभी अगर इतिहास में चर्चा होगी तो इसके बारे में और विस्तार से बात होगी, किसमें कितने न्यायाधीश होते थे, कौन पहला मुख्य न्यायाधीश था आदि। तो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और ये कार्य भी 1937 में किया गया। तो ये आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसके सारे प्रावधान आप ध्यान से देखेंगे और इन चीजों को नोट कर लेंगे। मुख्य प्रावधान ही जो बहुत जरूरी है वो आपको बताए गए हैं। तो 1935 का अधिनियम पढ़ने के बाद अब हम सब कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन पर हम सब डिस्कशन कुछ करते हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट ये है कि 35 के अधिनियम के तहत 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 1 अगस्त प्रस्ताव भी आपको मिलेगा 8 अगस्त 1940 को। ध्यान रखना ये अगस्त घोषणा से अलग है, इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने इसको प्रस्तुत किया था 8 अगस्त 1940 को। इसको देखना है। क्रिप्स मिशन को समझना है कि क्या था, और बेबल प्लान एवं शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन, इन चीजों पर हमें या इन बिंदुओं पर हमें डिस्कशन करना है। तो इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले 1935 के अधिनियम के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव। अभी अब आपने क्या जाना कि प्रांतों में, देखिए 35 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई।
और इसके तहत प्रांतों में चुनाव होने थे और 1937 में चुनाव आयोजित किए गए। अब आपने पढ़ा है कि प्रांत कितने थे, 11। तो प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस 35 के अधिनियम से असंतुष्ट होते हुए भी इस चुनाव में या इन चुनाव में भाग लिया। 11 प्रांतों में चुनाव में पंजाब और बंगाल को छोड़ करके, यानी पंजाब और बंगाल इन दोनों राज्यों को छोड़ करके 5 राज्यों में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। मुंबई में थोड़ा सा कम बहुमत था, तो 6 राज्यों में तो उनकी सीधी सरकारें बनी। इसके अलावा गठबंधन में उनकी कहीं ना कहीं भूमिका रही। पंजाब और बंगाल में कांग्रेस को सफलता बिल्कुल नहीं मिली। तो पंजाब में जैसे कृषक प्रजा पार्टी एक थी, और बंगाल में एक कृषक प्रजा पार्टी थी और पंजाब में एक यूनानिस्ट पार्टी थी। इन दोनों ने अपनी सरकारें बनाई और उसमें अन्य दलों का सहयोग लिया। तो बंगाल और पंजाब ये 2 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस मंत्रिमंडल अस्तित्व में नहीं आया। 6 में तो स्पष्ट उनका बहुमत था। कुल मिलाकर के प्रांतीय चुनाव हुए। थोड़े से इतिहास में अगर आप जाएंगे तो प्रांतीय चुनाव के तहत कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 28 माह तक शासन किया। कितने माह तक? ये क्वेश्चन भी पहले बना है एक बार। 28 माह तक कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने टोटल 28 माह तक काम किया। 28 माह बीतने पर एक घटना हुई, आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को आरंभ हो गया और इस विश्व युद्ध में लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता के परामर्श के भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। और इस घटना से क्षुब्ध होकर के या इस घटना के विरोध स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जैसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये सारी घटनाएं इतिहास में आप निकालना, मुक्ति दिवस क्या है, क्यों मनाया गया, तो ये आप सब निकालना इतिहास से। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कैसे काम किया, किस तरह से हुआ और कैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 28 महीने का लगभग कार्यकाल पूरा करने के बाद सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस ने या गांधी जी ने भी पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी और इस उम्मीद से मदद की थी कि वो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हमारे प्रति ज़्यादा अच्छा भाव रखेंगे। तो इस बार कांग्रेस में 2 प्रकार के दल थे, जैसे 2 प्रकार के वर्ग थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का मानना था कि विश्व युद्ध हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति करनी चाहिए। दूसरा खेमा इस बात से सहमत नहीं था। तो इन सभी परिस्थितियों के बाद कहीं न कहीं लेकिन भारतीय लोग इस बात पर एकमत थे कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है या इस बार हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। वो ये मांग कर रहे थे कि भारत को तत्काल स्वतंत्र कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में तत्कालीन वायसराय ने ब्रिटेन सरकार के निर्देश में एक अगस्त प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव, ध्यान से देखना, ये आपके काम का है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 और ये ब्रिटेन सरकार के निर्देशों पर लिनलिथगो की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में जैसे डोमेनियन स्टेट बनाने की बात की गई थी, औपनिवेशिक राज्य बनाने की बात की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि अगस्त प्रस्ताव में भी वही पुरानी बातें थी कि हम भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे, वायसराय की कार्यकारिणी में और भारतीयों को बढ़ा देंगे, केंद्र में और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे। यानी कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का लक्ष्य था, क्या? पूर्ण स्वराज, जिसको पारित किया गया था 1929 में, उसकी बात यहां पर नहीं की गई थी। यानी पूर्ण स्वराज जैसा कोई भी बिंदु अगस्त प्रस्ताव में नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया या इसको खारिज कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए या हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो अगस्त प्रस्ताव की डेट आप ध्यान रखना, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर ध्यान रखना, अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। 1 अगस्त क्रांति भी होती है। जैसे मैंने पीसीएस के कई एग्जाम दिए हैं तो वहीं मिलाने में कई बार आ जाता था कि अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव ये आपके सामने है, अगस्त घोषणा मॉन्टेगू घोषणा को कहते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, मिलते जुलते हैं, काफी परेशान आपको एग्जाम में करते हैं ये। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान या मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की कोई बात नहीं की गई थी। इसके लिए थोड़ा पीछे अगर आप जाएंगे तो मार्च 1940 में
मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, इतिहास का अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उस अधिवेशन में स्पष्ट तौर से पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पाकिस्तान की मांग वहां पर की गई थी। अब अगस्त प्रस्ताव में ना तो पाकिस्तान की मांग थी, यानी ना तो पाकिस्तान को बनाने की बात मानी गई थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने इससे किनारा कर लिया। यानी अगस्त प्रस्ताव को अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया, इसको स्वीकार क्यों नहीं किया, तो आप बताएंगे कि सांप्रदायिकता के आधार पर उनकी मांग जो एक देश की थी वो इसमें नहीं थी। और कांग्रेस ने इसको क्यों स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं थी, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को स्पष्ट तौर पर मांगा गया था, उससे नीचे कोई समझौता करने की बात नहीं थी। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने एक रचनात्मक कार्यक्रम चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको मैं आपको बता चुका हूं, 17 अक्टूबर 1940। देखिए, संविधान हो या इतिहास हो, विषय आपस में संबंधित होते हैं। जब तक आप विषयों को अंतर संबंधित करना नहीं सीखेंगे तब तक आप बेहतर तरीके से विषय को समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर परीक्षाओं में आपको काफ़ी समस्याएं होती हैं। जैसे रटने की अपनी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। विषय की जो समझ होती है वो हमेशा आपके साथ होती है, तो वो आपको एक सोच प्रदान करती है, एक स्पष्टता आती है आपके ज्ञान में, और वो एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगस्त प्रस्ताव क्यों फेल हुआ, ये ध्यान रखना है आपको, और उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। कांग्रेस ने क्यों स्वीकार कर दिया, क्योंकि पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी। और इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। अब 1939 में आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। आप जानते हैं, इस पर भी थोड़ी बहुत बातें, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक चला था। यानी जापान अंतिम देश था जिसने सरेंडर किया था अगस्त महीने में। नागासाकी हिरोशिमा घटना को आप इतिहास में सुने होंगे या पढ़ेंगे। तो जापान के समर्पण, यानी कि इसका बताने का उद्देश्य है कि युद्ध लगभग 6 साल तक, 6 से थोड़ा कम मान लीजिए, सितंबर 1939 से शुरू होकर के अगस्त 1945 तक चला है। तो मध्य अवधि आते आते कहीं न कहीं अमेरिका, सोवियत संघ और तमाम मित्र देश ब्रिटेन पर यह दबाव बनाने लगे कि भारत की मदद को प्राप्त किया जाए, यदि इसके लिए जरूरत पड़ती है तो भारत की मांगों पर ध्यान दिया जाए और भारत की मांगें मानी भी जाएं। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध था कि हम पूरे विश्व में जब जीत रहे हैं तो एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, यानी वो गांधी जी को कह रहे थे। उनका कहना था कि हम जब पूरे विश्व में जीत रहे हैं तो हम कैसे एक कमबख्त बुढ़े या गांधी जी के सामने कैसे सरेंडर कर दें या कैसे हम हार मान लें। तो चर्चिल का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं इस तरह का था। फिर भी मित्र राष्ट्रों का जब उनके ऊपर दबाव पड़ा कि भारत से मदद प्राप्त की जाए, उस समय एक और खतरा था कि जापान की सेनाएं अंडमान निकोबार के द्वीपों को, शहीद और स्वराज द्वीप जिनको बाद में नाम दिया गया था, उनको कब्जा कर चुकी थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे थे। तो कई ऐसे कारण थे उस समय जिसके कारण भारत के सहयोग को लेना आवश्यक समझते थे मित्र राष्ट्र। तो मतलब अंग्रेजों के ऊपर या ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव पड़ा, तो फिर उस दबाव को देखते हुए एक क्रिप्स मिशन भेजा गया था 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन एकल सदस्यीय मिशन था, यानी इसमें सिर्फ एक ही सदस्य था, स्टिफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में भी वही बातें थी जैसे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना। हाँ, एक चीज नहीं थी कि क्रिप्स मिशन में पहली बार संविधान सभा के गठन को माना गया था, यानी इसमें कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। तो अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन में इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। औपनिवेशिक राज्य की इसमें बात की गई थी। इस मिशन को भी कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार करने का कारण फिर स्पष्ट है कि इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया। जैसे गांधी जी ने इसको उत्तर दिनांकित चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा कि बाद के वादे हैं, भविष्य के वादे हैं, इसमें अभी कुछ नहीं है, तो पोस्ट डेटेड चेक कहा। फिर नेहरू ने उसको दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक नामक संज्ञा दी। तो कुल मिलाकर के क्रिप्स मिशन असफल हो गया, या क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार न करने का अपना कारण है और कांग्रेस द्वारा स्वीकार न करने का अपना कारण है। तो इस तरह से क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से असफल हो गया।
क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला, वो घटना मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को इतिहास में हम सब देख लेंगे। फिर संविधान की यात्रा में एक चीज़ है बैबल प्लान। जून महीने में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बैबल ने एक प्लान प्रस्तुत किया। देखिए यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट हो रही थी कि भारत को स्वतंत्रता देनी ही होगी या देनी पड़ेगी। तो बैबल प्लान एक प्रकार से ये था कि सारे दल, खास करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद हैं मुख्य तौर पे, उनको कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए उन्होंने एक बैबल प्लान प्रस्तुत किया। और इसी बैबल प्लान, जून 1945 में बैबल प्लान आया और उसी बैबल प्लान के तहत जून जुलाई के बीच एक सम्मेलन हुआ जिसको हम इतिहास में शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आई, पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग दृढ़ थे और उनका हर तरीके से ये होता था कि हम हर सुधार का विरोध करेंगे जब तक कि पाकिस्तान की मांग को न मान लिया जाए। यहाँ पे जैसे कुछ बातें आई कि मुस्लिम लीग ने एक शर्त रखी कि भारत में जो सरकार बनेगी, जो कार्यकारिणी बनेगी, उसमें आधे मुस्लिम होने चाहिए। इस बात को मान लिया गया, लेकिन उनका कहना था कि वो मुस्लिम लीग द्वारा ही नामित किए जाएंगे। तो कई ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति नहीं बन पाई। तो अंत में शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया। तो शिमला सम्मेलन भी असफल हुआ और शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद फिर अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन की हम सब बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या है और क्यों आया था। ये भी मार्च 1946 में आया था। तो अब इसको हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन महत्वपूर्ण मिशन है, इस पर थोड़ी सी हम सब बात करते हैं। मंत्रिमंडलीय मिशन या कैबिनेट मिशन। देखिए अब यहाँ हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन भी हुआ और भारत को जैसा मैंने बताया कि भारत को स्वतंत्र करने पर एक सहमति बन चुकी थी। यहाँ पर ध्यान रखना, आपने इसको पढ़ा होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, क्लेमेंट एटली थे। तो ये परिवर्तन आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार की जीत हुई और क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो एटली का भारत की स्वतंत्रता को लेकर के दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। और दूसरा ये भी कारण था कि आंदोलन, इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यूरोप अब महाशक्ति नहीं रहा, यूरोप में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई, तमाम सारे ऐसे कारण थे। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता मिलेगी। तो प्रधानमंत्री के तौर पर उस समय क्लेमेंट एटली कार्य कर रहे थे। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन में साफ स्पष्ट तौर पे भारत के लिए एक संविधान सभा गठित करने की बात की गई। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में, ठीक है। और कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय था। त्रिसदस्यीय मतलब इसमें 3 सदस्य थे, जैसे पैट्रिक लॉरेंस को आप मान सकते हैं कि इस मिशन के हेड थे, मंत्रिमंडलीय मिशन या कैबिनेट मिशन के। इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये त्रिसदस्यीय मिशन था, यानी कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। लॉरेंस इसके हेड थे और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी संविधान सभा के गठन की। भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसमें भी पाकिस्तान की स्थापना की कोई बात नहीं की गई थी। इसके पहले इतिहास जब हम सब पढ़ेंगे फिर भी मैं थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ। एक CR फार्मूला भी आया था 1944 में, राजगोपालाचारी ने उसको प्रस्तुत किया था। सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्हीं के नाम पर उसका नाम CR फार्मूला पड़ा था। तो इसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। CR फार्मूला भी आया था 1944 में। इसमें कहीं ना कहीं इस बात पर या पाकिस्तान की स्थापना की बात को एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पे स्वीकार कर लिया गया। जैसे इसमें कहा गया था कि देखिए 42 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो मुस्लिम लीग ने उस आंदोलन का विरोध किया। तो CR फार्मूले में ये बात की गई थी कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करे
आज़ादी के बाद हम जनमत के द्वारा ये तय कर सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना की जाए या न की जाए, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पर पाकिस्तान की बात या उसकी स्थापना की बात को मानने की एक झलक दिखेगी आपको। तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्थापना की कोई बात नहीं की गई। तो ये हुआ कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। जैसे संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख या संविधान सभा भारत के लिए होगी, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले क्रिप्स मिशन में स्वीकार किया गया था। लेकिन संविधान सभा का गठन कब किया गया या किस मिशन के तहत किया गया, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के तहत। तो कैबिनेट मिशन के तहत एक संविधान सभा के गठन करने की बात आई, जिसमें कुल 389 सदस्य होने थे। यानी कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। और इन 389 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। ध्यान रखना यहाँ पर, इन 389 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जैसे संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए। ध्यान रखना, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए और इन चुनाव को कराने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे इन सदस्यों को चुना गया। हालांकि इसमें सारे सदस्य निर्वाचित नहीं थे, वो मैं आगे विभाजित कर दूंगा अभी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा के लिए चुनाव कब आयोजित कराए गए? जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, इसकी आलोचना करते हैं। ये संप्रभु नहीं थी, ऐसी आलोचना होती है। देखिए, उस समय परिस्थिति में प्रत्यक्ष चुनाव कराना बहुत टेढ़ी खीर थी। तो ये निर्णय कहीं ना कहीं लिया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव न करा करके जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कब हुए थे? 1937 में। उसके बाद दोबारा हुए थे 1945 में, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण 37 के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, फिर चुनाव हुए नहीं, अन्य लोग सरकार बनाते रहे। 45 में फिर से चुनाव हुए। तो 45 में जो प्रांतीय विधानसभाएं चुनी गई थी उन्हीं सदस्यों द्वारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। देखिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की संख्या रखी गई। पाकिस्तान की स्थापना का इसमें कोई विचार नहीं था। देसी रियासतों के लिए इसमें सीटें आरक्षित की गई, आगे हम विभाजित कर देंगे। 10 लाख की जनसंख्या को एक मानक माना गया था कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। यह ध्यान रखना होगा। यह आरोप भी लगता है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी या वो प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित नहीं थी। फिर भी इस बात में बहुत दम नहीं है, क्योंकि उस समय इतना बड़ा चुनाव कराना बहुत बेसाध्य था। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुन लिया। तो जुलाई में चुनाव हुए, कैसे हुए यह आपको ध्यान में रखना है। 10 लाख सदस्य पर या 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य रखा गया। अब ये जो 389 सदस्य थे, ये ध्यान रखना अविभाजित भारत के लिए थे, यानी इसमें पाकिस्तान की स्थापना की कोई बात नहीं है। इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से आने थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को आप केंद्र शासित मान लीजिए, आज जैसे केंद्र शासित होते हैं वैसे उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। और इन 296 का ही चुनाव हुआ था, या इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। और निर्वाचन किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। यानी 389 में से 292 सदस्य कहां से आने थे? प्रांतों से। 4 कहां से आने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और इन सबका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। शेष जो 93 बच रहे हैं, इन्हें देसी रियासतों से आना था। 93 शेष जो बचे सदस्य हैं उन्हें देसी रियासतों से आना था। चूंकि देसी रियासतें अखिल भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी, तो उनकी विधानसभाएं भी नहीं थी, तो वहां के राजाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वो अपने सदस्यों को मनोनीत करके भेज सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 292, 496 और 93 आप जोड़ेंगे तो 389 सदस्य हो जाएंगे। अब जब इसके चुनाव हुए
यानी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा बनी, उसके चुनाव हुए। तो उन चुनाव में कांग्रेस को जो 296 में चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को भी उनके अनुपात में अच्छी सीटें प्राप्त हुई, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं असंतुष्ट। तो कितने सीटों पर चुनाव हुए ये आपको ध्यान में रखना है कि 296 पे ही चुनाव हुए थे। चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुए, अप्रत्यक्ष हुए। किसके द्वारा हुए? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, और देशी रियासतों के सदस्यों को कहां से आना था? मनोनीत होकर के आना था। तो मुस्लिम लीग असंतुष्ट पहले से थी। देखिए, उनका तो स्पष्ट उद्देश्य था कि हमें पाकिस्तान की मांग को मनवाना ही है, हमें पाकिस्तान चाहना है। तो इस तरह से संविधान सभा का चुनाव हुआ और जुलाई में चुनाव हुआ। उसके बाद फिर अंतरिम सरकार के लिए भारत को आमंत्रित किया गया कि आप एक अंतरिम सरकार का गठन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा के चुनाव हो गए। संविधान सभा के चुनाव के बाद फिर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब ये था कि अभी भारत का संविधान तो बना नहीं है, व्यवस्थाएं भी नहीं आई हैं, लेकिन अंतरिम का मतलब ये है कि जब कोई मुख्य व्यवस्था काम न कर रही हो तो उसके स्थान पर जो अस्थायी व्यवस्था बनाई जाती है उसको अंतरिम कहते हैं। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया है। इसके कौन कौन से मंत्री थे ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ पर इसका आप केवल मतलब समझें कि क्या अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के गठन के ठीक पहले मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान, देखिए मैंने बताया कि संविधान सभा के जब चुनाव हुए तो 296 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को स्पष्ट तौर पे 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपत्ति थी, या उसको लगा कि उसका प्रतिनिधित्व भारत में सुरक्षित नहीं है, तो वो पाकिस्तान की मांग को लेकर के अडिग थे। 16 अगस्त 1946 को, ये डेट अगर आप चाहें तो इतिहास में देखना और याद में रखना, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को लेकर के बंगाल में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, और इसमें बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता का प्रसार करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं की हत्या की गई। बदले में हिंदुओं द्वारा बाद में सांप्रदायिकता भड़की तो मुसलमानों की हत्या हुई। तो एक बहुत ही खराब तरीके से सांप्रदायिकता का उभार यहाँ पे हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना के आह्वान पर मनाया गया। इसका इतिहास में हम मतलब जो है व्याख्या करेंगे, लेकिन फिर भी इस घटनाक्रम को समझने के लिए इसको जोड़ना पड़ रहा है। तो मुस्लिम लीग लगातार असहयोग कर रही थी। वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव को या ऐसे विधान को या ऐसे मंत्रिमंडल को मानने को तैयार नहीं थे जिसमें पृथक पाकिस्तान की बात न की गई हो। इसी परिप्रेक्ष्य में अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, मुस्लिम लीग को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के बिना ही अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष बने। मंत्री मैं अगले वीडियो में आपको लिस्ट कर दूंगा कि अंतरिम सरकार के कौन कौन से मंत्री थे और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें कौन कौन से मंत्री थे। अंतरिम सरकार में बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए, टोटल 14 सदस्य हो गए। लेकिन मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने का उद्देश्य था कार्य को रोकना, ना कि सहयोग करना। तो अंतरिम सरकार का गठन जरूर ध्यान रखना है, डेट आप देख लीजिए, परिपेक्ष समझ लीजिए, इसमें कौन कौन मंत्री था ये मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसी बीच एक एटली घोषणा हुई। एटली घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को। एटली घोषणा में ये स्पष्ट कहा गया कि हम भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। यानी एटली घोषणा में क्या कहा गया कि हम 30 जून 1948 तक, यानी ये एक डेट रख दी गई, अंतिम तिथि बता दी गई कि इस तिथि तक हम भारत को अवश्य स्वतंत्र कर देंगे। एटली कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और फिर बाद में इसी समय माउंटबेटन को भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। तो 30 जून 1948 तक या इस डेट के पहले पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इस घोषणा को हम सब इतिहास में एटली घोषणा के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर जैसा मैंने बताया कि मुस्लिम लीग का लगातार असहयोग बढ़ता रहा, और इस असहयोग के कारण कहीं ना कहीं जैसे सांप्रदायिकता का उभार हुआ, जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम या सिखों के आदि के बीच टकराव बढ़ने लगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने लगातार अंतरिम सरकार में भी असहयोग किया।
9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम सदस्यों ने या मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया या वहां पर वो उपस्थित नहीं हुए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अंत में एक माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक योजना है माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहते हैं। बाल्कन प्लान भी कहते हैं क्योंकि इसमें भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया था। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेगा कि भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो आप बताएंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में निर्देश स्पष्ट थे कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश होंगे या 2 अलग अलग देश होंगे। देसी रियासतों को, यहां पर ध्यान से देखना, देसी रियासतों को अपनी सुविधा अनुसार यानी उनके क्षेत्र के अनुसार भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अधिकार रहेगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और कही गई थी कि पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में जनमत संग्रह के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा हिस्सा कहां पर जाएगा। यही कारण था कि पंजाब में विभाजन के समय बड़ी अस्थिरता थी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कौन क्षेत्र कहां जाएगा, तो वहां पे बड़े पैमाने पर दंगे भड़के थे। बंगाल और पंजाब सांप्रदायिक दंगों के बहुत बड़े केंद्र रहे थे आजादी के समय। तो माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन को मान लिया गया था, इसीलिए इसको बाल्कन प्लान कहते हैं। बाल्कन प्लान या बाल्कनीकरण एक शब्द आपको राजनीति में मिलेगा जिसका अर्थ होता है विभाजन, या जब कोई बड़ा देश या कोई देश छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को बाल्कनीकरण कहते हैं। तो बाल्कन प्लान यहाँ पे प्रस्तुत किया गया या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, और ये योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947। इस योजना में भारत और पाकिस्तान यानी यहाँ पे स्पष्ट विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। इस योजना को लेकर के जून में एक बैठक हुई और उस बैठक में जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेताओं ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं ने विभाजन का विरोध किया था। गांधी जी भी विभाजन के विरोधी थे, लेकिन बाद में इस विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि वो किसी भी संविधान सभा या अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। तो जैसा मैंने बताया, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस प्रस्ताव, जब माउंटबेटन योजना के तहत प्रस्ताव पे वोटिंग हुई तो वहां विरोध किया। सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका मानना था कि सांप्रदायिकता के आगे राष्ट्रवाद ने समर्पण कर दिया है, यानी कि सांप्रदायिक ताकतों के आगे राष्ट्रवाद ने समर्पण कर दिया है और विभाजन को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखनी है, देखिए संविधान सभा का निर्माण हो चुका है, संविधान सभा के चुनाव हमने पढ़े, अंतरिम सरकार हम लोगों ने पढ़ी, माउंटबेटन योजना हमने पढ़ी, एटली घोषणा को हमने जाना। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसी समय एक सीमा आयोग भी आप ध्यान रखेंगे। आजादी जब भारत को मिलने वाली थी तो एक सीमा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे रेडक्लिफ या सर रेडक्लिफ। इसीलिए आप पढ़ते हैं ना कि भारत पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। तो सीमा आयोग के अध्यक्ष भी आपको मिलेगा सर सिरिल रेडक्लिफ या सर रेडक्लिफ। तो सीमा आयोग भी आप ध्यान रखेंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए बना था। और उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, भारत या इसको हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में रखा गया था और ये अधिनियम विधेयक के तौर पे, ध्यान रखना, ये अधिनियम विधेयक के तौर पे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ये अधिनियम 4 जुलाई 1947 को रखा गया था। इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है और ये अंतिम रूप से राजा की आज्ञा के साथ 18 जुलाई को पारित हो गया था। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है कि भारत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या भारत को स्वतंत्रता देने संबंधी
अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? तो आप डेट बताएंगे 18 जुलाई 1947, और बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। उसके पीछे एक कारण था कि 15 अगस्त को जापान ने अंतिम रूप से सरेंडर किया था, या जापान पर विजय का दिवस था, इसलिए ब्रिटेन ने इस दिन को चुना था। तो 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपको ध्यान में रखना है, और ये विधेयक के तौर पे 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ये बहुत ही शीघ्रता के साथ पारित हुआ था। तो जैसे इसके बारे में कहा भी जाता है, कितना महत्वपूर्ण विधेयक ब्रिटेन की संसद में इतने कम समय में पारित होना एक आश्चर्यजनक बात थी उस समय। तो 4 जुलाई को विधेयक रखा गया और 18 जुलाई को पारित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, यानी 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, ये आप सब जानते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम सब ने क्या जाना, 35 का अधिनियम, उससे जुड़ी हुई बातें। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे की चर्चा 37 के चुनाव, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या क्यों शुरू हुआ, क्रिप्स मिशन, द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने बाइबल प्लान को जाना, कैबिनेट मिशन के तहत सदस्य, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के चुनाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और माउंटबेटन योजना, इटली की घोषणा उसके पहले हम लोगों ने पढ़ी, संविधान सभा का पूरा ब्यौरा, कितने सदस्य थे, चुनाव किस तरह से हुआ था। और आगे जब चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें संविधान निर्माण की तरफ चलेंगे कि संविधान सभा ने किस तरह से काम करना शुरू किया, और उसमें हम आपको अंतरिम मंत्रिमंडल के सारे मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल आदि आदि पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो आपको जब मिलेगा तो उसमें अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।